अच्छा, ये बायोलॉजी है चैप्टर 2 और 28 मार्च 2020। इसके अंदर देखेंगे पहले नंबर पे थ्योरी। थ्योरी क्या होती है कि अगर आपके पास एक हाइपोथेसिस आपने बनाई है तो उसे आप टेस्ट करते हैं वाया एक्सपेरिमेंट, यानी अपनी हाइपोथेसिस को आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट करते हैं और वो फॉल्स साबित नहीं होती बल्कि ट्रू हो जाती है एक्सपेरिमेंट की रोशनी में। तो फिर ऐसी हाइपोथेसिस को हम क्या बोलेंगे? थ्योरी बोलेंगे। उसके बाद आगे आपके पास आ जाती है प्रोडक्टिव थ्योरी। अब ये जो प्रोडक्टिव थ्योरी है ना, ठीक है, ये हमेशा ऐसी थ्योरी को बोलते हैं जो कि आगे न्यू हाइपोथेसिस बनाए, न्यू हाइपोथेसिस फॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद देखें अगर थ्योरी जो है अदर साइंटिस्ट के एफर्ट के बावजूद फॉल्स साबित ना हो, एक्सपेरिमेंट की रोशनी में फॉल्स साबित ना हो, एविडेंसेस की रोशनी में फॉल्स साबित ना हो, तो फिर ऐसी थ्योरी को हम क्या बोल देते हैं? इररिफ्यूटेबल थ्योरी। और इररिफ्यूटेबल थ्योरी जो है ठीक है, ये कहलाती है लॉ या प्रिंसिपल। बायोलॉजी के अंदर दो तीन ही लॉ है मेजर। पहले नंबर पे हार्डे-वेनबर्ग लॉ, जो कि आपने सेकंड ईयर की बायो में पढ़ना है। और दूसरा जो लॉ है बायोलॉजी के अंदर वो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप 10th में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। अब इसके अंदर आप ये बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का। अच्छा, इसके अंदर पहले तो आपको डाटा को डिफाइन करना होगा कि डाटा क्या होता है। डाटा जो है ठीक है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नेम्स की फॉर्म में, डेट्स की फॉर्म में, वैल्यूज़ की फॉर्म में होती है, जो कि आपने ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट की होती है और एक्सपेरिमेंटेशन से कलेक्ट की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। उसके बाद आता है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन, कि डाटा को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तरतीब कैसे देना है। तो इसके अंदर ये आएगा कि आपने जो हाइपोथेसिस जब टेस्ट की थी और टेस्ट के नतीजे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई, डाटा आया, डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसे आप जब अरेंज करते हैं, जब आप उसे तरतीब देंगे, उस डाटे को अरेंज करेंगे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? डाटा ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। दोबारा से सुन लें कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कि डाटे को अरेंज करना, डाटे को तरतीब देना। कि अगर आपने हाइपोथेसिस की थी कोई और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और उससे हासिल होने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो डाटा है, उसे कलेक्ट करके अरेंज कर लिया है, तो इसे बोलेंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, आगे आपके पास आया था डाटा कलेक्शन मेथड। अब डाटा कलेक्शन मेथड क्या चीज़ होती है? डाटा कलेक्शन मेथड ये चीज़ है कि आपने इसके अंदर ये बताना होता है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान किस तरह से डाटा कलेक्ट किया है, और आपको डाटा कलेक्शन मेथड किसी भी साइंटिफिक मेथड के अंदर बताना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है। क्योंकि डाटा कलेक्शन मेथड जो है ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट की जो क्वालिटी है उसे इंश्योर करेगा कि आपने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसे ही क्या करेगा? इंश्योर कर देगा। उसके बाद आगे आपके पास आता है ऑर्गेनाइज, कि आप डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि जो डाटा ठीक है इसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। पहले नंबर पे तो आप डाटा को ग्राफ की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, हिस्टोग्राम्स की फॉर्म में डाटा को क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास आया था डाटा एनालिसिस, यानी डाटा का तजज़िया करना या कंपैरिजन करना, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस जो होता है ना, ठीक है, अगर आपके पास ये जो डाटा एनालिसिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी हाइपोथेसिस को करेक्ट करने के लिए या फॉल्स साबित करने के लिए। लेकिन अगर आपने डाटा एनालिसिस के ज़रिए किसी हाइपोथेसिस को ट्रू करना है या फॉल्स करना है, तो आपको स्टैटिस्टिकल अप्रोच चाहिए होती है, यानी हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स करने के लिए मैथ की अप्रोच चाहिए होगी। और साइंटिफिक मेथड के अंदर जो मैथ की अप्रोचेस यूज़ होती हैं या मैथ के जो रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, वो पहले नंबर पे रेशियो है और दूसरे नंबर पे आती है प्रोपोर्शन। तो पहले रेशियो देखेंगे। रेशियो जो है ना, ठीक है, ये 2 नंबर के रिलेशन को शो करती है। 2 नंबर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे शो करती है, ठीक है। तो रेशियो को आप एक्सप्रेस करते हैं डॉट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास टोटल 200 पीपल हैं। उसमें से जो नॉर्मल पर्सन है वो 150 है और जो 50 है वो मलेरियल पीपल है। तो इसका ये मतलब कि 200 में से जो 3 हिस्से हैं, ठीक है, वो नॉर्मल पर्सन के हैं, तो वो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया।
और 200 में से जो अफेक्टेड पीपल हैं वो हैं 50, तो उनका 200 में से जो हिस्सा बन रहा है वो कितना बन रहा है 1, तो वो यहाँ पे लिख दिया और दोनों के दरमियान डॉट डाल दिया आपने। उसके बाद देखें प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन जो है ना, ठीक है, ये इक्वालिटी का साइन होता है दो रेशियो की जो वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान, ठीक है। और प्रोपोर्शन को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप है जो कि पाया जाएगा नंबर्स के दरमियान और अमाउंट ऑफ थिंग्स के दरमियान। दोबारा सुनने के प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो कि नंबर के दरमियान और अमाउंट ऑफ थिंग्स के दरमियान में पाया जाता है। उसके बाद देखें, कह रहा है कि आपके पास ये जितना भी डाटा कलेक्शन मेथड है, उसके अलावा डाटा ऑर्गेनाइजेशन मेथड है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन मेथड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेग्रल पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइंटिफिक मेथड का? क्योंकि आपने याद रखना है कि अभी तक जितने भी जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अभी तक जो सॉल्व हुए हैं, उनमें उनमें मैथ के मेजर प्रॉब्लम उनमें मैथ के मेजर प्रॉब्लम्स लाजमी सॉल्व, उसमें मैथ के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। अच्छा, कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, ठीक है, आपने सॉल्व किए हैं ये मैथ्स के रूल्स के ज़रिए या साइंटिफिक मेथड के अंदर मैथ के रूल्स को अप्लाई करते हुए? वो है जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर और प्रोटीन टू प्रोटीन इंट्रैक्शंस। तो यहाँ तक कर लें। आपका अब इसके अंदर एक ही टॉपिक रह गया, वो है कंपटीशन, और वो हम अगले टॉपिक के साथ जब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको उसके पॉइंट्स बता दूंगा। और इसके अंदर जो मलेरिया वाला है वो हम एंड पे करेंगे, उसके अंदर से सिर्फ शॉर्ट आता है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही शॉर्ट के लिए